अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर सुबह बखैर आप लोगों को। सुबह का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिकेट की और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो जारी 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ एक बार फिर दिलचस्प मरहले में है, दाखिल हो गई है। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से बासानी शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से 270 रन का हदफ बज़ाहिर काबिल दिफा नजर आता था, लेकिन प्रोटीज बैटर्स ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 40.1 ओवर में ही हदफ हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक ने जारहाना बैटिंग करते हुए 123 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि डिजोरी ने जो है 76 रन की अहम इनिंग्स में उनका साथ दिया। और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन एक बार फिर जो है दबाव का शिकार नजर आई है। ना स्पिन कारकर्दगी जो है बेहतर नजर आई है और ना पेसर्स ने कोई खास जो है तासुर छोड़ा है। तो इससे पहले पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इब्तदाई में ही मुश्किलात का सामना किया। फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की जल्द आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर एक बार फिर जो है लड़खड़ा गया, मगर फिर भी सलमान अली आगा की बात की जाए तो उन्होंने जो है 69 रन बनाए और मोहम्मद नवाज जो है वो 59 रन के साथ जो है बेहतर फॉर्म में नजर आए हैं। और अगर हम अब सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ 1-1 से बराबर हो चुकी हैं और तमाम निगाहें जो है 8 नवंबर वाले मैच पर हैं, जो कि फैसला कुन मैच होगा। या तो वो पाकिस्तान के हक में जाएगा या साउथ अफ्रीका के हक में जाएगा। तो कौन सी टीम जो है दबाव में नजर आ रही है, किस पे प्रेशर है, आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिना, सुबह बखैर। हाफिज साहब बिल्कुल सुबह बखैर। सुबह सुबह जब होती है तो ऑटोमेटिकली दिल चाहता है कि खबरें जो अच्छी आए, मगर फिर कहते हैं ना क्रिकेट के मैदानों से कभी ठंडी हवा के झोंके आते हैं तो कभी जो हवाएं वो अपना रुख बदल रही हैं। तो अब जो हवा का रुख 8 नवंबर को है, या बदलने वाला है कि हमारे हक में आने वाला है? देखिए, ये ताज़ा हवा का झोंका तो जब आता है वो अच्छे असरात उसके होते हैं, लेकिन ये जो हवाओं का रुख है ना, ये नहीं बदल रहा पाकिस्तान की क्रिकेट। ये एक ही तरह की हवा चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट में और वो नाकामियों की एक तवील दास्तान है। ये जो हल्की फुल्की, कभी आपको पता है ना, सख्त मौसम में अगर सख्त धूप हो तो हल्की फुल्की अगर हवा चलती है, बादल आते हैं तो उसका असर पड़ता है, लेकिन वो फिर दोबारा से तेज धूप होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट का यही है। और जो आपने कल के मैच का जिक्र किया है, ये नाकामियों की, गलतियों की और उस तसलसल का एक आगे बढ़ा है जिसमें आप तब्दीलियां गैर ज़रूरी करते हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट का वो नक्शा दुनिया को पेश कर रहे हैं जो हकीकत में पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है। ये एक अफसोसनाक चीज़ है। पाकिस्तान में अरबाब इख्तियार को इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या आपने मुल्क के मकबूल तरीन खेल के साथ ये सलूक करना है? क्या ये खेल इस सलूक का मुस्तहिक है? वो खेल जो करोड़ों लोगों को मुल्क में जोड़ता है। मजहब के बाद मुल्क में इत्तेहाद की बहुत बड़ी ताकत है क्रिकेट। अगर उस ताकत को इस अंदाज से आपने पारा पारा करना है कि लोग स्टेडियम आना छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता लोग टेलीविजन पर देखना बंद कर दें, तो फिर ये हम किसी और को तो नहीं कह सकते, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हाफिज, अरबाब इख्तियार की तो आपने बात की है, मगर व्हाट अबाउट टीम की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की? अब अरबाब इख्तियार का तो एक हम लोग बात कर रहे हैं, गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, चेंजेस के ऊपर हमने बहुत बात की है, मगर क्या फ़खर जमान जो हैं, क्या मोहम्मद रिजवान जो हैं, या बाबर आजम जो हैं, वो तो टीम का हिस्सा पहले भी थे, अब भी हैं। एक खेल में चलते हैं, दूसरे 2 खेलों में फ्लॉप हो जाते हैं, तीसरे खेल में उनको पता नहीं होता, चौथे गेम के ऊपर उन पर सवालिया निशान होता है। क्या करें? देखिए, इसके कई हिस्से हैं जो आपने सवाल किया है। मैं इसका एक एक करके आपको जवाब देता हूँ। हर खिलाड़ी हर मैच में परफॉर्म नहीं कर पाता कभी उसका, और ये टीम गेम है, इसमें आपको एज टीम अच्छा खेलना होता है और कभी एक नहीं चलता तो उसका पार्टनर परफॉर्म करके कॉम्पनसेट करता है दूसरे की कारकर्दगी। जहां तक ताल्लुक कल बाबर आजम के आउट होने का है, तो अगर उन्होंने ऐसे ही आउट होना है, अगर उन्होंने ऐसे ही आउट होना, उनका जो बैट एंगल हुआ है, जो एज लगा है, एज हुआ है, ये बड़ी काबिले गौर चीज है। इस पर वो लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, देखते हैं, जो खिलाड़ियों को मुंतखब करते हैं, उनको जरूर देखना चाहिए। और ये कोई इतनी मामूली चीज नहीं है। ये गैर मामूली अंदाज में जब खिलाड़ी आउट होते हैं पाकिस्तान टीम के, तो उससे बहुत ज्यादा लोगों को तशवीश पैदा होती है कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें एक बात ये है
जहां तक ताल्लुक पाकिस्तान के स्टॉप ऑर्डर का है, तो ये चंद हफ्ते गुजरे हैं, ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। और जो हालात आपने बनाए कप्तान की तब्दीली से अब तक, वो सारे के सारे खिलाड़ियों की इंफरादी और इज्तिमाई कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। ये इलीट लोगों की जगह है। ये जो 15-16 खिलाड़ी हैं, ये इलीट हैं। मतलब आप इलीट का भी अगला लफ्ज निकालें, सुपर डुपर इलीट, तो वो होने चाहिए। इन्होंने तो बना दिया पाकिस्तान के क्रिकेट को एक इतवार बाजार, वहां पर आपको सब कुछ नजर आ रहा है। ये जब तक आप इसको स्पेशलिस्ट की जॉब को स्पेशलिस्ट की तरह नहीं लेकर चलेंगे, उस वक्त तक आप इसको परफॉर्म नहीं बेहतर कर पाएंगे। याद रखें कि साउथ अफ्रीका की ये टीम, जिसमें उनके 5-6-7 टॉप मेन प्लेयर्स ही नहीं है, ये तो बी क्लास टीम उन्होंने भेजी है, सबसे नॉर्मल टीम है उनकी ये। तो फिर देखें ना, ये किसने, ये मैंने तो, आपने तो फैसले नहीं करने ना कि हमने अपनी क्रिकेट के मयार को, आप इनको हराए 3-0 से, 400 लगाए ना हर मैच में, तो फिर देखते हैं अगली मरतबा उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम कैसे नहीं आती। तो आपको 400 लगाने के लिए और उनको बड़े मार्जिन से हराने के लिए अपनी टीम को भी तो मजबूत करना है ना। तो आप नहीं करते। अब आप बताएं कि कल जब इन्होंने टॉस जीतकर पहले खेला है, क्या ये वनडे क्रिकेट इन दिनों 200, पौने 200-250 की हो रही है? और जिस पिच पर कल मैच हुआ है, क्या ये यहाँ पर 260-70 रन काफी होते हैं? ये तो पौने 400, 350, पौने 400 रन होने चाहिए थे कल, जो पाकिस्तान की बैटिंग ने 270 पे 50 ओवर खेले हैं। बिल्कुल। तो जब आप 100-125, 150 रन कम बनाएंगे उन कंडीशंस में जहां पर इतने रन होने चाहिए, तो आप क्या तवक्को करते हैं? तो ये सारी चीजें देखने की हैं। फिर आप जो तब्दीलियां करते हैं, उसकी क्या बुनियाद है? एक खिलाड़ी पहले मैच में आउट करता है, अगले मैच में बाहर हो जाता है। कामरान गुलाम, सऊद शकील, अगर आपने हुसैन तलत को खिलाना है 11 की टीम में ना, 11 की टीम में अगर आपका एक भी खिलाड़ी हल्का हो ना, तो हिना छुपाया नहीं जाता। और वो ना सिर्फ छुपाया नहीं जाता, बल्कि जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, उनके ऊपर भी असरअंदाज हो जाता है। बिल्कुल। जब उनके दरमियान में एक इस किस्म का खिलाड़ी आ जाए ना, जो उनकी स्किल को मीट नहीं करता, उन सबका दिमाग खराब रहता है उसको देख देख के हर वक्त, कि यार ये यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, इसकी जगह नहीं बनती थी। ठीक है, तो इस टीम में जब तक आप खिलाड़ियों को उनकी सलाहियतों के मुताबिक मुंतखब नहीं करेंगे, आप कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे सिलेक्शन में, और उस कंसिस्टेंसी से पहले आप मेरिट पर नहीं जाएंगे, स्किल्ड लोगों के ऊपर नहीं जाएंगे, खिलाड़ियों को तैयार नहीं करेंगे, नहीं होगा। क्यों घबरा रहे हैं? अच्छा हाफिज, अगला मैच आने वाला है, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान ने कल जो फैसला किया था पहले टॉस जीतकर, वो सही था? हिना, टीम सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला मैच कौन से खिलाड़ी खेले हैं, दूसरा मैच कौन से खिलाड़ी खेले हैं, और जो पहले मैच में अच्छे परफॉर्म किए थे वो दूसरे मैच में क्यों टीम का हिस्सा नहीं थे? ठीक है, बाबर आजम जैसे आउट हो रहे हैं, ये क्यों ऐसे आउट हो रहे हैं? ये सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से, पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम से है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन टॉप पोजीशन पर बैठे लोगों से है कि क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है खिलाड़ियों को मैनेज करना। अगर किसी को खुद क्रिकेट की समझ हो, उसके दिल में क्रिकेट बसती हो और उसके दिमाग में क्रिकेट हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लोग करना ना चाहे ना, किसी सोए हुए को आप जगा सकते हैं, लेकिन किसी जागे हुए शख्स को आप बेड से नहीं उठा सकते, क्योंकि उसने उठना ही नहीं है। अभी तो इसके बाद ही सामने आएंगी चीजें, आपको पता है कि ड्यूरिंग द जिन लोगों को घर में चाय का कप बनाना चाहिए, वो पाकिस्तान की टीम बनाते हैं। जिन लोगों को मिनट्स ऑफ मीटिंग टाइप करने चाहिए। बिल्कुल, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, हम खुद इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्लेयर्स हैं हमारे परफॉर्म करें। बाय द एंड ऑफ द डे इट्स टीम पाकिस्तान। तवक्कुआत ही गलत हैं। बिल्कुल, अच्छा नहीं रखनी चाहिए। जिस मुआशरे में एक कॉमेडी मैस्कॉट जो है वो गुलकार के हैसियत से इमर्ज कर जाए और सेलिब्रिटी बन जाए, वहां पर क्या मायार और पैमाने होने हैं। तो ये जो टॉप लेवल पे लोग हैं, इनको अपने लोगों की सोच के मायार को बुलंद करने के लिए काम करना है। बिल्कुल। अच्छा, लेट्स कम टू द टीम, लेट्स कम ऑन द टीम, लेट्स कम ऑन द जो नेक्स्ट मैच है उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं। कल जो पाकिस्तान ने फैसला किया था टॉस जीतकर बैटिंग का, वो फैसला ठीक था? कंडीशंस देख के पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी? नेक्स्ट मैच के लिए बात कर रहे हैं, अगली गलती ना करें। गलती तो करनी है इन्होंने। ये जो पहले मैच में किया था ठीक, वो दूसरे मैच में दोहराया क्यों? ये ठीक चीजों को नहीं दोहराते।
ये इतने महारत रखते हैं गलतियों को दोहराने में कि शायद आप कोई दुनिया में एक आलमी मुकाबला कराए ना कि कौन शख्स गलतियों को ज्यादा हसीन अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में दोहराता है, तो वो ये माइक हैसन होगा, ये आकिब जावेद की गैर एलानिया सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी होगी, और ये पाकिस्तान के महान कैरेक्टर होंगे जिनको लोग कहते हैं कि ये हमारे, इनके बगैर हमारी ना सुबह होती है ना शाम होती है। इनकी ये गलतियों को दोहराने में महारत रखते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलतियां इन्होंने दोहरानी है। जब तक इनको गलतियां दोहराने वालों का एहतसाब नहीं किया जाएगा, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, ये क्रिकेट अब उन बातों से खत्म हो गई हुई है। मैं आप देखें, जिन लोगों की दहाइयां गुजर गई हैं ना, और जो लोग क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं, उनको पता है कि ये अब सतही बातें होती हैं कि ये कल क्या होना है, टॉस जीतकर फैसला गलत था या ठीक था, किस खिलाड़ी का ये छक्का लगा दिया उसने। अगर टॉस जीता था तो मैडम वहां पर 370 रन होने चाहिए थे, 350 370 रन होने चाहिए। बिल्कुल, वो पिच तो रीड की हुई थी, ऑब्वियसली वो खेल भी रहे थे, उनको पता है कोई रीड नहीं करते, और रीडिंग ही नहीं है ना जी, रीड रूड कोई नहीं करते, ये सब बातें हैं। हाँ हम ये कर रहे हैं, वो पिच देख ली, वो पिच कहाँ देख ली, कुछ भी नहीं देखते, ये कुछ भी नहीं देखते। ये सारे के सारे लोग पैसा बनाने में लगे हुए हैं, ये सिर्फ अगले महीने का चेक देखते हैं, वो आ रहा है। हाफिज, बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होते हैं, हार्ट ब्रेंचिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि दिल चाहता है कि फिर उसके बाद आप टीवी बंद कर दें। जो लोग ग्राउंड में होते होंगे उनका क्या हाल होता होगा? ऑब्वियसली आपकी होम कंडीशंस हैं, आपकी होम कंडीशंस हैं, उनका कोई बुरा हाल नहीं होता। अगर आज इस टीम को देखने के लिए भी हजारों लोग आते हैं ना स्टेडियम में, तो अंदाजा लगाएं कि तफरीह की भूखिया कौन, और लोगों को नारे लगाने के लिए, क्या क्या लगाने के लिए वक्त चाहिए। और जो लोग इस क्रिकेट के बारे में फैसले करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये नौजवानों को, मुल्क को, आपके मुआशरे को सेहतमंद रखने के लिए बहुत बड़ी सरगर्मी है। अगर आप उसको तबाह कर रहे हैं ना, उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो ये उसी वजह से ना। मुझे बताएं, हुसैन तलत का काम क्या है इस टीम में, क्या मोहम्मद नवाज का? अगर कल का मैच देखें, वो कौन सा, इस मोहम्मद नवाज को माइक हसन ने कहा था कि ये दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है इस वक्त, स्पिनर है, हाँ। जो बॉलिंग नहीं कर सकता लेफ्ट हैंडर, हाँ। जब लेफ्टी बैटिंग कर रहा है, कप्तान फंस जाएगा यार मैं इसको बॉल दूं या ना दूं, वो कैसे हो सकता है बेहतरीन बॉलर? जिनका काम रन्स करना है वो विकेटें ले रहे हैं, जिनका काम विकेटें लेना है वो रन्स कर रहे हैं। हमने देखा पहले साइम अयूब के साथ भी ये प्रॉब्लम थी, अब मोहम्मद नवाज के ऊपर भी ये चीजें सामने आ रही हैं। वो वाली बात है ना कि हम माइक हैसन के ऊपर बात करें कि माइक हैसन वांट्स के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो ऑलराउंडर्स बन जाएं। ये बात हमारी बहुत डिबेटेबल है, हमने पहले भी इस बात को ये माइक हैसन कोच है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच है। किसने बनाया उसको? ये तो पता नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया। क्रिकेट बोर्ड कौन होता है? वो कौन होता है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करने वाला? पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन मैंने करना है, आपने करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने करना है। वो हमसे पैसे भी लेगा और हमारी अच्छी वाली चीजों को खराब भी करेगा। मतलब हमने अपनी क्रिकेट को तबाह करने के लिए नालायक लोगों को लाके पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर बैठाना है। उसकी तो क्रिकेट की समझ ही नहीं है। आपको लगता है? बस क्या करें, उनको लगता है कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह हमारी क्रिकेट टीम काम करे। एनीवेज, सलमान अली आगा की थोड़े पर और मैंने जो शुरू में 2-3 मसाले दिए हैं वो उन्हीं लोगों के लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप थोड़ा से इमोशनल हम भी हो जाते हैं, लेकिन हाफिज आप थोड़े से ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ऑब्वियसली आपका जो क्रिकेट के साथ वाबस्तगी है, नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट इन दैट। दर्जात बुलंद करे कि ये गूंगों का शहर है, यहाँ जोर से बोलना पड़ता है। अच्छा, सलमान अली आगा के ऊपर बात करते हैं। पहले तो उनकी जगह नहीं बदली टीम में, लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। क्या समझते हैं आप उनकी परफॉर्मेंस? उनका ना ब्रेकअप देखें, जो आप उनकी ना इनिंग्स का वो जो जितने रन उन्होंने किए हैं, किस अंदाज से शुरू किए, कहां पर फिनिश किया, पिच की कंडीशंस को देखें, ठीक है, और उसके बाद आप डिजोर्जी की और उसकी बैटिंग देख लें, जो क्विंटन डिकॉक ने की, डिकॉक की बैटिंग की बात करें हैं जी। तो ये कोई अगर तो अब ना एक मसला भला क्या है, सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में अच्छा भला खेल रहे थे, उसको T20 का कप्तान मैंने या आपने तो नहीं बनाया ना, ही ना? नहीं। ये शुरू में आपने कहा ना कि टीम की परफॉर्मेंस पे आते हैं, टीम की परफॉर्मेंस पे जरूर आए, और लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कौन पूछेगा जिन्होंने तबाह कर दिया क्रिकेट को, आज इस हाल तक लेके आए हैं। असल मसला तो वो है। अगर उनको समझ हो ना, ये क्रिकेटर्स की कोई जरूरत नहीं है कि ये आपको कहें जी हमारे से क्रिकेट चलती है। आप हाफिज साहब, लेट्स लुक फॉरवर्ड। अगले मैच में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? क्या करना चाहिए? जल्दी से बता दें, टाइम बहुत कम है।
कोई प्रेडिक्शन नहीं है। इस प्रेडिक्शन के तजिए ने पाकिस्तान के क्रिकेट का सत्यानाश किया है। पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए और इन्हीं अवेलेबल रिसोर्स में से अच्छी टीम बनानी चाहिए। और अगर इतनी मर्जियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच की अगर चल सकती हैं, तो वो कप्तान जो कि पाकिस्तानी है, वो जो पाकिस्तान के लिए बरसों से खेल रहा है, जिसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है, उससे कहेंगे यार तुम अपनी प्लेइंग 11 बनाओ, ठीक है, और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और कप्तान को, जिसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है, अगर उसने कामयाबी के साथ कप्तानी करनी है तो ये सिलेक्शन कमेटी को उसको अपनी प्लेइंग 11 देनी चाहिए कि ये मेरी प्लेइंग 11 है, बाकी चार पे आए और आप हमारे साथ बात करें। और उस कप्तान को, जिसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है वनडे के, उनको भी ये चाहिए कि मेरिट के ऊपर, विजन के ऊपर और जो कंस्ट्रक्शन आप करनी है आपने अपनी टीम स्किल के ऊपर जो है अपनी टीम का इंतखाब करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, जो थोड़े से दिल बर्दाश्ता हो गए थे। बिल्कुल पूरी कौम जो है वो ही बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो जाती है जब वो देखती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और अपने ही होम ग्राउंड में हारना जो है, वो कहते हैं ना कि उसकी जो चीज़ है, उसकी जो इमोशंस हैं वो डबल हो जाते हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी होम ग्राउंड पर हार जाती है। और परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो सब आपके सामने रख दी हमने, स्वॉट एनालिसिस किया है, वीकनेस स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात की है। देखना यह कि अगला मैच में पाकिस्तान क्या परफॉर्म करेगा, कैसे करेगा, क्या ये जो सीरीज अपने नाम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। क्रिकेट में तो हमें मायूसी हुई है, मगर पाकिस्तान के अगर मुख्तलिफ खेलों की बात करें तो मार्शल आर्ट्स में भी पाकिस्तान अपना नाम रोशन कर रहा है। और पाकिस्तान के मार्शल आर्टिस्ट जो है इरफान महसूद ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। गैर मामूली क़ुव्वत, मुस्तकिल मिजाजी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ उन्होंने एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस बार इरफान महसूद ने फिंगर टिप पुशअप्स की कैटेगरी में नॉर्वे के एथलीट सिवेरी डॉसन को रिकॉर्ड तोड़ने हुए दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है। नॉर्वे की सूजी डायसन ने 1 मिनट में 80 पाउंड वजन के साथ 48 फिंगर टिप्स पुशअप्स किए थे, मगर इरफान महसूद ने अपनी जबरदस्त जिस्मानी महारत के साथ 1 मिनट 42 पुशअप्स मुकम्मल करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। यह सिर्फ एक कारनामा नहीं है बल्कि एक तसलसल का हिस्सा है। इरफान महसूद अब तक पुशअप्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा 70 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले एथलीट बन चुके हैं। उन्होंने 100 पाउंड, 60, 80 और 40 पाउंड वजन के साथ मुख्तलिफ तर्ज के पुशअप्स में कई आलमी एजाज़ात हासिल किए हैं, जबकि दीगर कैटेगरीज जैसे मार्शल पुशअप्स, स्क्वाट्स, स्ट्रेट अप्स और उसके बाद स्ट्राइक, उसके बाद एल्बो स्ट्राइक्स और हाई जंप्स और नी स्ट्राइक्स जंप्स में भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। इरफान महसूद को इन गैर मामूली खिदमात पर साल 2023 में सिदारती अवार्ड्स बराए हुस्ने कारकर्दगी भी दिया गया है और वो गुज़श्ता 9 सालों से 150 से ज़ायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। व्हाट अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। इरफान, इतने गिनीज वर्ल्ड आपने जीते हैं, इतने तमगे हासिल किए हैं, आपका नाम जो है वो लीड में आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? यकीनन ये मेरे लिए एजाज की बात है कि 9 साल से लगातार मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने सेंचुरी कंप्लीट की पाकिस्तान में, फिर 150 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। तो ये जब आपको मेहनत करते हैं और मेहनत का फल मिलता है तो काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा महसूस। अच्छा इरफान, ये बताएगा, ये जो इसमें आपने बताया है कि इसमें स्क्वाड्स होते हैं, स्टेप अप्स होते हैं, नी स्ट्राइक्स होते हैं, एल्बो स्ट्राइक्स होते हैं, हाई जंप्स होते हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो इसमें कैसे हिस्सा लेते हैं? जी बिल्कुल, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसमें तकरीबन रजिस्टर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के हैं, मुख्तलिफ हर फील्ड के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। क्योंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ और हमारी एक्टिविटीज हम पुशअप, स्क्वाट्स वगैरह डेली रूटीन में करते रहते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि हमारे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं उनको मैं ब्रेक करूँ। तो उनके लिए फिर मैं ट्राई कर देता हूँ ऑनलाइन, उनकी देते हैं उसको, फिर 3 महीने तकरीबन टाइम एप्लीकेशन।
तो इसका जो प्रोसेस है वो के लिए फिर मेहनत, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे हर एथलीट इसके लिए अप्लाई भी कर सकता है, और बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज के एथलीट्स है वो काफी स्ट्रांग होते हैं, तो उसके लिए फिर काफी मेहनत भी हमें करनी पड़ती है, ताकि उनका जो विकास था 36 कुशल और ये काफी डिफिकल्ट रिकॉर्ड। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है साउथ वजीरिस्तान से है, और उसके साथ साथ पिछले 9 सालों में आपने 150 जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो कायम किए हैं। सफर कहाँ से शुरू हुआ और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, जैसे मेरा ताल्लुक साउथ वजीरिस्तान से है, बैकवर्ड एरिया है, फैसिलिटीज नहीं है, इक्विपमेंट हमारे पास नहीं होते, और हमारे पास इंडोर हॉल वगैरह नहीं होते हमारे पास, यानी वो अगर फैसिलिटी है तो हमारे पास जीरो फैसिलिटीज होती हैं, और फिर जो आपको करते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। मेरा जो सफर है ये 2005 से मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट की, बनाना मैंने शुरू कर दी। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स और स्ट्रेंथ एथलेटिक्स के फ़रोग के लिए कौन सी रुकावटें हैं? क्योंकि जैसे आप साउथ वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं, आपने बताया कि बैकवर्ड एरिया है, तो कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और इतने आपने रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हुए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे चूंकि हमारे ज्यादा फरोग दिया जाते हैं, फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड की जाती है, उनको अच्छा पे भी किया जाता है, जो की फील्ड है या मार्शल आर्ट है उनको वो इंसेंटिव भी नहीं मिलते, उनको वो सेल्स वगैरह भी जब जॉब करते हैं उनको मिल जाती है, लेकिन अक्सर हमारे जो एथलीट्स होते हैं मार्शल आर्ट के तहत कोशिश कर रहे हैं प्रमोट भी है वो, ताकि जैसे वर्ल्ड लेवल पे बाकी जो एथलीट्स होते हैं फैसिलिटेट किया जाता है, उनके लिए हम एक साफ ग्राउंड प्रोवाइड करें। ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि जब आप दुनिया में डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपका ये फंडिंग कहाँ से होती है, कहाँ से आपको सपोर्ट मिलती है? चूंकि मेरी एकेडमी है मार्शल आर्ट की, उसमें 20,000 एथलीट्स हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। हमारे एथलीट्स बॉक्सिंग में भी कम्पीट कर रहे हैं और मिक्स मार्शल आर्ट में भी कम्पीट कर रहे हैं, और यंगेस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है 5 साल का बेटा है, और लगन है मार्शल आर्ट से वो काफी ज्यादा है। अक्सर कंपटीशन के लिए अपनी मदद आपके तहत जाते हैं या किसी के स्पॉन्सरशिप कभी कभी हमें मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ जो होता है मेंटल ट्रेनिंग कैसे की जाती है, कितना ज़रूरी होता है, और क्या खुराक आप लोग खाते हैं, क्या आपके डाइट प्लान्स होते हैं? जी बिल्कुल, जैसे जिस तरह आपने फिजिकल ट्रेनिंग लेनी है उसके लिए आपको मोटिवेशन की भी जरूरत होती है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें कि सिर्फ ये नहीं है कि जो जिनके पास फैसिलिटीज हैं वो आगे जा सकते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि फैसिलिटीज ना भी हो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे अब हमारी एकेडमी है, हमारी एकेडमी के पास 180 प्लस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, तो ये भी हमारी क्या थी मोटिवेशन थी, अपने आप को हम मोटिवेट करते रहते हैं कि हम जा सकते हैं, गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। अच्छा इरफान, आपकी एकेडमी भी है और आपके पास स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने बहुत से जो हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन हुकूमती इदारों की बात करी जाए तो फेडरेशन की बात की जाए तो कितनी सरपरस्ती है उनकी, या आप लोगों का कोई कोएलिशन है, कोलैबोरेशन है आपस में? नहीं, अक्सर जो हम करते हैं वो अपनी मदद आपकी तहत करते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर देती है, वो डिपेंड करते हैं अच्छा स्पोर्ट ऑफिसर हो, एक अच्छा उनकी माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि जिस लेवल पर माइंड सेट उसको होता है तो वो एथलीट को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम दे रहे हैं जो लोग मार्शल आर्ट सीख रहे हैं या इस स्पोर्ट से वाबस्तगी इख्तियार करना चाहते हैं, तो आप क्या समझते हैं उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, जो हमारी यूथ है वो उनको मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपना जो फजूल एक्टिविटीज में व्यस्त ना करें, जाया ना करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज किया करें,
अपने मुआशरे की के लिए जैसे भी हो अपनी फिटनेस भी बरकरार रखे, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है इरफान महसूद, मार्शल आर्टिस्ट, क्योंकि उन्होंने इस वक्त जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज करवा लिया। बहुत से एजाज़ात उनके पास हैं पुशअप कैटेगरी में। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं व्यूअर्स, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं सेहत के हवाले से और स्पेशली अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर्स की। एक ऐसा मौजू है जो खौफ, तशवीश और लाइल्मी तीनों का मजमूआ है। अक्सर लोग कमर दर्द, सर दर्द या जिस्म के किसी हिस्से में मुसलसल दर्द को आम तकलीफ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यही इलामात जो है किसी गहरे असाबी मसले हता के दिमागी ट्यूमर्स की इब्तदाई निशानदेही भी हो सकती है। दुनिया भर में दिमागी ट्यूमर्स के केसेस में बतदरीज जो है इजाफा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक इनमें से कुछ जो हैं वो गैर मोहल्लिक होते हैं और कुछ जो हैं वो मोहल्लिक या कैंसर ज़दा होते हैं, जो तेज़ी से है दिमागी खलियात को मुतासर करते हैं। दिलचस्प मगर तशवीशनाक पहलू ये भी है कि बाज़ मरीजों में जहाट या तवाज़न बिगड़ने से जैसे जो है मामूली मसाइल भी दिमाग को जो है वो ज़्यादा जो है वो ट्यूमर की तरफ लेके जा सकते हैं, उनकी अलामात भी बन सकते हैं। इसीलिए माहिरीन जो हैं वो जोर देते हैं कि अगर कोई अलामात बार बार या गैर मामूली अंदाज में ज़ाहिर हो तो उसकी तशखीस के लिए फौरी न्यूरो मुआयना ज़रूरी है। मेडिकल साइंस की तरक्की के बावजूद जनूबी एशिया में दिमागी या रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर्स की तशखीस अक्सर ताख़ीर से होती है, जिसकी एक बड़ी वजह है अवामी आगाही की कमी, गलत तशखीस और सोशल मीडिया पर फैलाने वाली जो है खुद साख्ता तिब्बी मालूमात। आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ब्रेन ट्यूमर्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, अलामात कैसी आती है, और जिनको होते हैं वो इसको कैसे जो है पहले जो है रिवील कर सकते हैं और आपको कब कब डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन अली खान जो है न्यूरो सर्जन है, न्यूरो स्पेशलिस्ट भी हैं, और हम उनको वेलकम करते हैं। सॉरी, डॉक्टर एहसन अली खान। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज। ब्रेन ट्यूमर्स ये ऐसी चीज़ है जैसे वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज ये समहाउ थोड़ा सा स्टीरियोटाइप भी है, क्योंकि ऐसा ट्यूमर है जिसपे लोग समझते हैं कि बचना नामुमकिन है। आप सबसे पहले बताएं कि ब्रेन ट्यूमर्स का इलाज जो है वो मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और तमाम ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं मोहलिक नहीं होते, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा। उसमें बेनाइन ट्यूमर्स भी हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स भी हैं, या हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड, ज़्यादा अगर टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो उसमें हाई ग्रेड जो ट्यूमर्स हैं उसमें डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन लो ग्रेड ट्यूमर्स ख़ास तौर पे उनका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, और उसके बाद एक हम अच्छी प्रोग्नोसिस, एक अच्छी आउटकम की उम्मीद करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बर वक्त तशख़ीस हो, उसका इलाज हो, क्योंकि वही मेन आपके लिए जो चेंज लाता है ज़िंदगी में, वो सही वक्त पे उसकी तशख़ीस और उसका इलाज है। डॉक्टर एहसन, ये ब्रेन ट्यूमर जो होता है इसके कैसे अलामात हम फिगर आउट कर सकते हैं, कैसे पता लग सकता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद आवर ब्रेन? कोई सिम्टम्स तो होंगे ना? राइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम उसको इग्नोर ना करें। सो जो वैसे किसी भी किस्म की अलामत इसमें आ सकती है, बिकॉज यू नो द ब्रेन, इफ़ यू थिंक ऑफ अ ब्रेन इट्स लाइक काइंड ऑफ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी, राइट। सो लेकिन जो कॉमन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उसमें हेडेक्स है कि क्रॉनिक हेडेक काफ़ी अरसे से चल रहा है, दवाई हम ले रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहा, वॉमिटिंग, नोज़िया। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सिम्टम होता है वो सीजर, फिट्स जिसे हम कह सकते हैं, कि पेशेंट आता है वो कहता है बेहोश हो गया, फैमिली ने बताया कि ये बात कर रहे थे, चल रहे थे, खा रहे थे, कुछ भी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करते हुए एकदम से पेशेंट जो है बेहोश हो जाता है। तो ये एक तरह से हमारे लिए रेड फ्लैग्स होती हैं ये सारी चीज़ें। तो उसमें ये होता है कि फिर हम व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, ताकि हम उसकी तशख़ीस पे जाएं, तो उसके लिए फिर हम इमेजिंग पे जाते हैं। इसमें सीटी स्कैन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार MRI ब्रेन का होता है। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर जो है वो जेनेटिक होता है, फैमिली टू फैमिली भी चलता है, किसी के फादर को है तो आगे बच्चों में भी मुंतकिल होता है, क्या ऐसा है? बहुत थोड़ी इसमें जो आई वुड से द नंबर्स जो हैं वो बहुत कम हैं जो जेनेटिकली पेशेंट्स में आ रहे होते हैं। यूजुअली जो है उनकी कोई रीज़न हमारे सामने नहीं है, इट्स जस्ट लाइक इट हैपेंस, राइट। सो जेनेटिक भी हैं लेकिन वो बहुत कम नंबर्स में हैं।
डॉक्टर एहसन, माइग्रेन्स आपने बताया है कि हेडेक्स इज ए नॉर्मल प्रैक्टिस ओवर हेयर, हर दूसरे घर में जो है वो माइग्रेन के इश्यूज हैं, यू नो, खासतौर पे ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा माइग्रेन का शिकार होती हैं। तो अगर किसी को माइग्रेन है और बहुत सिवियर माइग्रेन है तो वो प्रोलॉन्ग हो रहा है 3-4 सालों से, क्या उनको भी स्कैन्स कराने चाहिए? देखें, अगर आपको दर्द ऐसा है जो कि दवाई ली अपनी उस जो भी रूटीन है उससे बेहतर हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, फिर तो इट्स नॉट मोर लाइक अ रेड फ्लैग। बट लेकिन अगर स्टिल इट्स कॉन्टीन्यूसली अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन आई ऑलवेज रिकमेंड कि एक दफ़ा सिंपल स्क्रीनिंग करवा के हमें भी तसल्ली हो जाती है एज अ डॉक्टर, पेशेंट ऑल्सो फील्स कंफर्टेबल। ठीक है। कैंसर जब आती है ना बात, तो ऑटोमेटिकली होता है कि डिफरेंट आपके जो ऑर्गन्स होते हैं या तो वो ब्लीड कर जाते हैं या कोई ना कोई एलिमेंट नज़र आना शुरू हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर की बात करें हम लोग ब्रेस्ट कैंसर्स की बात करें या किडनी का कैंसर, लिवर का कैंसर है समहाउ, बट ब्रेन जो है उसकी मैल फंक्शनिंग कैसे होती है? क्या वो चीज़ें भूल जाता है? उसको अल्जाइमर की कुछ एपिसोड्स होते हैं? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, भाई हेडेक तो हो रहा है और आपने बताया फिट्स भी पड़ रहे हैं, व्हाट एल्स? तो देखें, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि एक पूरी इसमें वैरायटी है सिम्टम्स की, साइंस की। हाँ। उसमें फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी लॉस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस जगह का है, बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है ना। उसमें पर्सनालिटी चेंजेस भी आ सकती हैं। आपको फैमिली हो सकता है, क्लिनिक में आके हमें समटाइम्स ये कहते हैं कि इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। समटाइम्स आई हैव सीन पेशेंट्स हु जस्ट क्राई, दे आर सैड, दे आर अपसेट, और वो फैमिली कहती है कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट एंग्जाइटी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो उसमें सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। सो जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कुछ भी ऐसा जो कि जस्ट नॉट कनेक्टिंग द डॉट्स, राइट, जो कि यूजुअल अगर फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का कोई खुदा न खास्ता घर में कोई फैमिली लॉस है, देन इट्स अंडरस्टैंडेबल, द पेशेंट मस्ट बी सैड, राइट। बट सिमिलरली अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल उसकी स्लीप पैटर्न सही नहीं है, कुछ दिनों से वो बहुत काम ज़्यादा कर रहा है, देन ही इज़ वेकिंग अप एंड ही इज सेइंग आई एम नॉट फ्रेश, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस, बट देन आफ्टर फ्यू डेज ही गेट्स बेटर, and that's not a red flag. But if it continues and we cannot connect the dots, then of जिनको स्लीप एपनिया है उनको भी अपना CT स्कैन कराना चाहिए? So not necessarily. So sleep apnea actually is related with more cardiac issues, but stroke is one of the other problems. Stroke जिसको हम फालिज भी कह सकते हैं उसमें, but that's sleep apnea की थोड़ी सी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। So उसमें ब्रेन स्कैन से पहले स्लीप स्टडी इंपॉर्टेंट है। So that's a little bit different direction. ठीक है। अच्छा, ट्यूमर्स की कितनी काइंड्स होती हैं? क्योंकि ब्रेन ट्यूमर्स आप कह रहे हैं कुछ जो होते प्रोलॉन्ग कर जाते हैं और कुछ जो होते हैं सडन डेथ कॉज हो सकती है, तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। देखें, एक तो ये कि जब हम कैंसर्स या ट्यूमर्स का जिक्र करते हैं ना, तो एक जहन में बात ये आती है कि वो फैल जाएगा। सो जो ब्रेन के ट्यूमर्स हैं यूजुअली वो किसी और जगह नहीं जाते बॉडी में, और जगह के ऑर्गन्स के ट्यूमर्स ब्रेन में आते हैं यूजुअली एज ए मेटास्टेसिस, जिसको हम कहते हैं फैलना। लेकिन ब्रेन ट्यूमर यूजुअली किसी और बॉडी में नहीं जाता, वो एक मैकेनिज्म है समटाइम्स थ्रू दैट CSF, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो अंदर पानी होता है दिमाग का, उससे वो स्पाइनल कॉर्ड में हराम मगज या उसमें आ सकता है। अच्छा, अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें कि सब पाकिस्तान में हमारी एक स्टडी हुई थी, तो उसमें ये चीज़ हमने देखी कि जो कॉमन एज है of these brain tumors in Pakistan is the mid-30s, 35 to 38 years of age. 35 से 38 years एज में जो ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो डायग्नोज हो रहे हैं। मेजॉरिटी हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो इस एज ग्रुप के थे। अच्छा। सो क्योंकि जहन में क्या आता है कि शायद कोई बहुत आगे ओल्ड एज में जाके आएगा, ऐसा नहीं है। सो वन मैसेज दैट इफ आई कैन गिव टू योर व्यूअर्स, लाइक सो ब्रेन ट्यूमर इज नॉट एफिलिएटेड और लिंक्ड विद द एज, चाहे वो यंग पेशेंट है, ओल्ड है, बच्चा है, इफ यू सी anything that raises concern, please go to the जिनकी कमर दर्द है ज़्यादा रहती है, स्पाइनल इश्यूज हैं, तो उनको भी ये भी अलामात में से एक है। सो देखें, कमर दर्द इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और उसमें 90% इट्स नॉट सीरियस, इट्स जस्ट मैकेनिकल प्रॉब्लम कि आपके बैठने का सिटिंग पोस्चर सही नहीं है, वेट आपका इंक्रीज है, एर्गोनॉमिक्स ठीक नहीं है बॉडी की। बहुत कम ऐसा होता है कि बैक पेन हैज समथिंग टू डू विद स्पाइन ट्यूमर्स, या बट इट्स अ पॉसिबिलिटी। ठीक है।
किसी को अल्लाह ना करे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, सर्जरी कितनी कामयाब रहती है? बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि ड्यूरिंग द सर्जरी जो है जो भी पेशेंट होता है वो वेंटिलेटर पे चला जाता है और उसके बाद आफ्टर सम डेज कोमा, और कोमा के बाद वो वापस नहीं आता। तो दिस इज़ नॉर्मली, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की जब बात आती है तो ऐसा नोशन हम लेते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सर्जरी? कितने परसेंट सर्जरी जो है पाकिस्तान में कामयाब है? सो देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है समझने की कि सर्जरी इज़ द मेन ट्रीटमेंट अभी तक, ठीक है। आने वाले टाइम में हमारे पास कुछ और रेडिएशन और ये चीज़ें आ रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइट गिव अस मोर ऑप्शंस, बट लेकिन अभी सर्जरी इज़ द मेन ट्रीटमेंट, ठीक है। ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि आज भी मैं सोचता हूँ अगर रेट्रोस्पेक्टिवली जाके कि अगर वो या उनकी फैमिली फ़ैसला कर लेती कि सही वक्त पे ऑपरेशन करवा लें तो शायद आउटकम डिफरेंट होती। क्योंकि बेनाइन ट्यूमर्स, जो लो ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं, उसमें एक चीज़ होती है मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वो शुरू में तो बेनाइन रहे, लो ग्रेड रहे, लेकिन अगर आपने उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो वो बेनाइन से फिर मेलिग्नेंट हो गए, मतलब वो हाई ग्रेड में चेंज हो गए। और ये अच्छा, जब आपने अगर लो ग्रेड ट्यूमर की सर्जरी सही वक्त में कर दी तो उसमें डाटा ये है कि द सर्वाइवल इज़ वेरी गुड। वी हैव सीन मोर देन 10 years, मोर देन 15 years ऑल्सो गुड, विद गुड आउटकम, विद गुड फंक्शनल आउटकम। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रेन जब भी इन्वॉल्व होता है तो उसमें हमारी सारी बॉडी का एक तरह से वो कंट्रोल सेंटर है, पूरा चल रहा है उससे। अच्छा, जदीद मेडिसिन और जो थेरेपीज़ हैं या रेडियोथेरेपी है या फिर कहते हैं ना कि न्यूरो वैग्निशन है, तो ये भी चीज़ें जो हैं ये आजकल चल रही हैं। सो रेडिएशन जो है ये एक ट्रीटमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस वक्त हमारे, ठीक है। उसमें हमारे पास जब टिश्यू डायग्नोसिस या बायोप्सी सर्जरी के बाद हमें कंफर्म हो जाता है किस नौइयत का ट्यूमर है, फिर अमूमन बड़े सेंटर्स में जो रूटीन है वो ये है कि मीटिंग होती है जिसमें मुख्तलिफ माहिरीन, जिसमें न्यूरोसर्जन्स, रेडिएशन ऑनकोलॉजिस्ट बैठ के फैसला करते हैं कि अब आया इनको रेडिएशन लगानी है कि नहीं। और फिर रेडिएशन में भी टाइप्स हैं। आपने सुना होगा स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन, जिसमें साइबर नाइफ, गामा नाइफ, लिनिक टेक्नोलॉजी ये सारी हैं। फिर कन्वेंशनल रेडिएशन है। तो ये डिपेंड करता है किस नौइयत का ट्यूमर है और उसके ट्यूमर के लिए कौन सी रेडिएशन सबसे मौजू है। कैंसर की स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज। तो अगर जिसको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज होता है उसको, मतलब कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम एंड की स्टेज का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ठीक है अभी चल रहा है, मेडिसिन खा रहे हैं। आपको क्या लगता है किस स्टेज में हम इस कैंसर को क्योर कर सकते हैं? सो जो क्योर का लफ्ज़ है ना, उसके लिए अगर ट्यूमर हाई ग्रेड है तो उसका क्योर अनफॉर्चुनेटली अभी तक पॉसिबल नहीं। जो साइंस कहती है कि सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी सब चीज़ें भी हम अगर मिला लें तो जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो तकरीबन 1.5 साल के इर्द गिर्द है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर यही आपका बेनाइन ट्यूमर है किसी पेशेंट का, तो उसमें लाइक आई सेड सर्वाइवल कैन बी मोर देन 10 years, मोर देन 15 years। एंड इफ इट्स अ मेनिंजियोमा, दिस इज अनदर काइंड ऑफ ट्यूमर, इट्स जो दिमाग की झिल्ली का ट्यूमर होता है, अच्छा, ठीक है, वो अगर निकालें तो दैट्स इट, उसका क्योर मुमकिन है। इसी तरह बेनाइन ट्यूमर्स, लो ग्रेड ट्यूमर्स में बहुत अच्छे आउटकम्स हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को हाई ग्रेड ट्यूमर है तो उसमें क्योर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा, उसमें मैनेजमेंट हम कहते हैं कि अब जितना भी आगे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी उस पेशेंट की रखी है उसको कैसे हम कंफर्टेबल बना सकें, कैसे वो एटलीस्ट अपने पाँव पे चलना फिरना जो है उसको मुमकिन रख सकें। और ये बहुत समटाइम्स इमोशनल डिस्कशन होती है विद द पेशेंट्स व्हेन वी गेट टू नो कि इट्स अ हाई ग्रेड ट्यूमर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं वो ब्रेन ट्यूमर का शिकार हैं? सो हमारे पास एग्जैक्ट आदाद शुमार नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स देखें, बहुत सारे पेशेंट्स हमें अभी भी ये लगता है कि वो हॉस्पिटल्स तक पहुंचते ही नहीं हैं। एक स्टडी जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, उसमें हमने ये स्टडी में ये देखा था कि हमारे मेजॉरिटी पेशेंट्स 500 किलोमीटर का सफ़र करके बड़े शहरों की तरफ जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। अभी भी जो हमारी मेन मीटिंग्स होती हैं अस्पताल में, जिसमें हमारी लीडरशिप हम बैठ के बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि पेशेंट का ट्यूमर की सर्जरी हुई और वो ट्यूमर की सर्जरी सक्सेसफुल हुई। अब हमें आगे का ट्रीटमेंट कराना था, उसको बताया कि आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के बाद आएँ, एंड वी जस्ट लॉस्ट दैट पेशेंट, वी डू नॉट नो।
कि क्या हुआ? They never come back. ट्यूमर आगे फैल अब गया, वो फैला नहीं फैला, वो बढ़ा नहीं बढ़ा, तो ये लॉस टू फॉलो अप इज़ अनदर प्रॉब्लम। एंड द रीज़न इज़ एजुकेशन है, फिर उसमें फाइनेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं हमारे मुल्क में। कितना महंगा इलाज होता होगा? देखें, अगर तो आपका गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल में है तो वो तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक वी आर डूइंग ग्रेट जॉब इन दैट वे। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो इट्स अराउंड समवेयर फ्रॉम 4-5 लाख से लेके 10-15 लाख, डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू आर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर एहसन अली खान जो है न्यूरो सर्जन, न्यूरो स्पेशलिस्ट, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। ब्रेन ट्यूमर्स जो है एक वाइडली डिजीज़ है, बट पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जो है वो फैल रही है। अगर लोगों को बर वक्त अपना इलाज कराना है तो ऑटोमेटिकली अपने मौलज के पास जाना होगा। और हमने आपको इलामात बता दी हैं कि किसी को रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, सर की दर्द है या फिट्स आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपने रूल आउट करना है और फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने देखा होगा शादियों में अक्सर क्या होता है, दुल्हन की एंट्री पर कितना जोरों शोर मचाया होता है और उसके लिए कई कई दिन, कई कई महीने पहले जो होती है वो सोच विचार होती है कि दुल्हन जो है अपनी एंट्री पे क्या नायाब चीज़ करेगी, जो कि जितने भी शायकीन हैं, जितने भी वहाँ कहते हैं ना कि लोग आए होते हैं, उनको हैरान कर दे। तो पाकिस्तान का अगर ट्रेंड की बात की जाए तो पाकिस्तान में अक्सर हमने देखा है कि रक्षों पर भी एंट्री हुई है, वेस्पा पे भी एंट्री हुई है, ऊँटों का भी इस्तेमाल किया गया है, घोड़ों को भी सजाया गया है, पूरी पूरी कार्स बनाई गई हैं, उसके साथ चांद गाड़ी भी कभी आई है तो कभी स्पोर्ट्स कार भी आई है, अगर मैं अपनी बात करूं। मगर भारत में क्या हुआ है, भारत के तारीखी और सकाफती शहर भोपाल में एक दुल्हन ने शादी की तकरीब को यादगार बनाने के लिए एक ऐसा अनोखा कदम उठाया है कि सोशल मीडिया पर धूम मच गई है। रवायती कार, घोड़ा या फूलों से सजे रक्शे की बजाय दुल्हन ने अपनी शादी में हैवी बाइक सुजुकी या बोसा पर एंट्री दी है और मेहमानों को हैरान कर दिया है। सुर्ख अरोसी लिबास, खूबसूरत जेवरात और एतमाद से भरा हुआ चेहरा। दुल्हन बाइक स्टार्ट करती है और बाइक की आवाज गूंजती है और जैसे ही वो तकरीब में दाखिल होती है, मेहमानों की नजरें हैरत से उस पर जम जाती हैं। तालियां, खुशी के नारे और कैमरों की फ्लैश लाइट्स, लम्हे भर में शादी का मंजर एक फिल्मी शूट में बदल जाता है। ये वीडियो जो है इंस्टाग्राम पर जो है आया बोसा वाली दुल्हन के उन्वान से शेयर की गई है, जो देखते ही देखते लाखों सार्फिन की तवज्जो का मरकज बन गई है। नॉर्मली जो है हमने ये देखा है कि दुल्हा जो है वो हैवी बाइक पे एंट्री करते हैं, मगर ऑब्वियस सी बात है, कहते ना कि आप कुछ चीज़ यूनिक करेंगे तो आप वायरल होंगे। तो वायरल होने की दौड़ में भी दुल्हन ने सोचा कि मैं भी अपने आप को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की दौड़ में कैसे शामिल कर सकती हूँ। तो उन्होंने बड़ा एक नायाब सा आइडिया सोचा है कि अपनी हैवी बाइक उन्होंने ख़रीदी है या रेंट पे ली है, इसका तो वही बता सकती है, मगर उन्होंने जो एंट्री की है वो वाकई वीडियो जो अब देख के पता लगता है कि वीडियो जो है 18 लाख से ज़ायद व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं और सार्फिन दुल्हन के इस बेबाक और मुनफरिद अंदाज की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा से ही हमने ये देखा है कि मेल्स जो हैं वो बाइक चलाते हैं और उनको महारत होती चलाने में, और ख़वातीन जो कि सिन्फ़े नाजुक समझा जाती है तो अपनी खूबसूरती, लिबास, जेवरात में गुमी रहती हैं, तो उनको हर चीज़ बहुत जो होती है ना कि वो चाहिए, प्रोटोकॉल के साथ चाहिए। तो एक और वीडियो में देखा गया है कि दुल्हन जो है स्मोक से खड़ी फ़िज़ा में बाइक चलाती तकरीब के मकाम पर पहुंची हैं, जहां मौजूद रिश्तेदारों और मेहमानों ने ना सिर्फ खुशी का इजहार किया है बल्कि इस लम्हे को अपने मोबाइल फ़ोन्स में महफूज भी कर लिया है। और सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से दुल्हन की तारीफ में दिलचस्प तस्वीरें भी किए जा रहे हैं। किसी को मॉडर्न दुल्हन करार दिया जा रहा है तो कोई कह रहा है ये असल गर्ल पावर है। ये वाकई इस बात का सबूत है कि मौजूदा दौर की दुल्हनें अब खुद मुख्तार, खुद एतमाद और बाइख्तियार बन चुकी हैं और रवायती अंदाज जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये कहा जा रहा है कि बायासों वाली दुल्हन जो है ना सिर्फ अपनी शादी को यादगार बनाए बल्कि रवायत और जदीद हुस्न के इम्तजाज की एक नई मिसाल भी कायम करती है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। अदाकारा नाज़िश जहांगीर हमेशा से ही खबरों की जीनत बनी रहती थी और अब भी बनी हुई हैं, लेकिन इस बार जो है कोई ड्रामा या फिल्म नहीं है बल्कि एक फ्रॉड केस है जिसमें अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। लाहौर की अदालत में मुद्दई अदाकार जो है असवद हारून के दायर करदा इस्तग़ाज़ा केस की समाअत हुई है, जहां जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट जो है गुलाम शबीर सयाल ने मुकदमे की कार्रवाई की है। अदाकारा नाज़िश जहांगीर आज ट्रायल के लिए अदालत में पेश नहीं हुई, जिस पर अदालत ने उनकी गैर हाज़िरी पर सख्त नोटिस लेते हुए ज़मानती के इतना के मंशकले मनसूख कर दिए हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की भी पेशकश कर दी और हुक्म भी जारी कर दिया है। तो आज हम सारी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये केस जो है 2 सालों से ज़ेर बहस है, फिर खबरों की ज़िंदगी बन जाता है, मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो हमारे साथ मौजूद है असवद हारून और हम उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्हीं की तरफ से जो है अदालत में जो केस है फाइल किया गया है। जी असवद। जी, अब जैसे कि आप सबको पता है कि जो सारा मामला है वो अदालत में है, सारी मीडिया के सामने है और ऑलमोस्ट आई थिंक अब 2 इयर्स होने वाले हैं सारे मैटर को। तो अब सारी आवाम जानती है कि क्या मामला था, किस तरह से एक टेलीफिल्म आती है एक साथ जो मेरा डेब्यू प्रोजेक्ट था, और उसके बाद किस तरह से वो एक ट्रस्ट का सिलसिला बनता है और उसके बाद किस तरह से वो व्हीकल का और 25 लाख का और फिर वो सारा फार्मर्स इंसिडेंट का फ्रॉड होता है। कितनी है जो कि नाज़िश ने आपको देनी है? देखें, 406 का इस्तखासा है जो केस ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है पिछले 1.5 साल से, अब तो फैसले की तरफ आने वाला है। तो जो केस में मेंशन्ड है इस्तखासे की समाअत तक वो 25 लाख हैं मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में जो गए, एक प्रोजेक्ट की बाबत जो उसने कमिट किया था, ठीक है, जिसमें उसने जियो का नाम लिया था और अब्दुल्ला कादवनी का नाम यूज़ किया था। एक व्हीकल थी होंडा सिटी 55 लाख की जो मानतन ली थी। ये 2 चीज़ें इस्तखासे में। सिविल कोर्ट में हम केस जीत चुके हैं जिसमें बाकी चीज़ों की भी जो शुमार है, जो लिस्ट है वो शामिल है। 80 लाख की जो चीज़ों की मालियत है वो नाज़िश जहांगीर के पास है जो कि उन्होंने आपको रिटर्न करनी है। सिविल कोर्ट में जो केस हम जीते हैं उसमें तो 1 करोड़ 10 लाख की डिग्री हो चुकी है उसके ऊपर, तो द अमाउंट इज़ मोर देन दैट, बट केस जो है वो सिर्फ 2.5 मिलियन और गाड़ी की हद तक है। तो ये राइट, हाँ, तकरीबन इतने पैसे बन जाते हैं। ठीक है। तो आपसे, क्योंकि ये केस हम 2 सालों से आपके साथ ही, आप जो लड़े और हम आप बता रहे हैं लोगों को, लेकिन ये मुझे बताएं कि उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, क्योंकि लीगल टीम होगी जो कि सामने आई होगी, जो कि आपकी लीगल टीम से बात हो रही होगी, कोई बैठ के मुशावरत से ये फैसला जो है हल हो सकता है, मामला हल हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सेटलमेंट की ऑफर आई थी 3 महीने पहले। उनके वकील मेरी लीगल टीम के पास आए थे, मेरे जो लॉयर्स हैं जैन कुरैशी और चौधरी बाबर अली, उनके पास आए थे, मेरे पास आए थे और बड़े रिस्पेक्टफुली हमने जो है ना चीज़ों को बैठ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। उन्होंने यही ऑफ़र की थी कि हम लोग रॉन्ग हैं और हम लोग हर चीज़ की अपॉलॉजी करते हैं, नाज़िश मीडिया पे अपॉलोजाइज़ करेगी और केसेस जो हैं उनकी फॉर द सेक ऑफ सुलह या इसको विड्रॉल का कह लें तो जी हम गाड़ी रिटर्न करवा देते हैं और अमाउंट जो है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। वक्ती तौर हमने उसको एक्सेप्ट किया और उनको टाइम दिया, जिस वजह से हम 2-3 महीने मीडिया और जो चीज़ें थी जो बहुत हाइप में फ्लेयर अप कर रही थी, हमने थोड़ा सा उनको कूल डाउन भी कर दिया। लेकिन उसके बाद इनकी फिर से अदालत में मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट, उसके बाद फिर अब्यूसिव लैंग्वेज। का टाइम आप लोगों ने उन्होंने लिया था आपसे देने? उन्होंने तो हमसे 2 दिन का टाइम लिया था, लेकिन 2 दिन में रिटर्न हो जाएगी जी, लेकिन उन्होंने 3 महीने गुजार दिए और उन 3 महीनों के दौरान उन्होंने अदालतों में लड़ाइयाँ की, गालम गलोच की, मिसबिहेवियर किया और उसके बाद इन्होंने बार बार उसकी हाज़िरी माफ़ी मीन्स कि शी इज़ एब्सेंट फ्रॉम कोर्ट। और देन फिर जब हमें समझ में आ गया कि दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेज़, वो सिर्फ हमें गोल गोल घुमा रहे हैं, तो हमने कॉल ऑफ कर दिया। एंड देन फिर जो रीसेंट हेयरिंग है हमारी, उसमें कोर्ट ने उसकी नॉन बिल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और अब जो है ट्रायल कोर्ट में जो है फैसला पेंडिंग है केस अच्छा, असवद नाज़िश कभी भी मीडिया पे नहीं आई और उन्होंने मीडिया पे आके ऐसी कोई बात नहीं की, कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आई, कोई सोशल मीडिया की तरफ से, क्योंकि वो डिफरेंट इंटरव्यूज़ में नज़र आती दिखाई देती हैं जिनमें उन्होंने अपनी शादी के बारे में भी डिस्कशंस की और भी बहुत चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में बात की है। मगर इतना बड़ा केस है जो कि 2 साल से आप लड़ रहे हैं और हम आपका साथ दे रहे हैं इसमें, लेकिन वो कोई चीज़ सामने क्यों नहीं आ रही अभी तक? वो सामने आएगी भी नहीं, बिकॉज जब नाज़िश ऑब्वियसली गिल्टी है तो वो क्या बोलेगी आके। जितने भी एविडेंसेस हैं, जितने भी केस के प्रूफ्स हैं या जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है,
ट्रांजैक्शंस की हैं, फिर कार्ड का पेपर वर्क है, फिर चैट्स हैं, फिर एक एक चीज़ है, तो उसके पास बोलने को ही कुछ नहीं है, तो वो क्या बोलेगी। सेकेंडली जो आप इंटरव्यूज़ का जिक्र कर रही हैं वो सारे 2023 के इंटरव्यूज़ हैं। 2024 में और 2025 में मैंने कोई रीसेंट इंटरव्यू या रीसेंट प्रोजेक्ट उसका नहीं देखा, और अगर किसी जगह उसने अपने थ्रू सोशल मीडिया इस चीज़ को अगर उसने निगलेक्ट भी किया तो उसने यही बोला है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, फेम गेम है, मुझे डिफेम किया जा रहा है। तो वो जो डिफेमेशन है वो भी उसने कोशिश की थी उस चीज़ को लीगली देखने की, लीगली करने की, वो भी खारिज हो गया इदारों से, डिसमिस हो गया मोज़ेब अदालत की तरफ से। एंड देन फिर उसने आपने कभी, इट्स अ क्वेश्चन बिकॉज ऑब्वियसली बात है ये चीज़ मीडिया पे प्रोमिनेंट हो रही है और 2 सालों से बल्कि हो रही है, तो आपने कभी उनको शादी की ऑफर की थी? नहीं। आपने उनको कभी शादी की ऑफर नहीं की? नहीं की थी। ठीक है, तो आपने जो है कोई आप लोगों की कोई म्यूचुअल कॉन्सेंट थी या ऑब्वियसली यू वर फ्रेंड्स टुगेदर, बट ऑब्वियसली कोई ना कोई तो आप लोगों की आपस में कोई बॉन्डिंग होगी, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू कोई बंदे किसी को 25 लाख रुपए या 40 लाख रुपया नहीं देता या 55 लाख की गाड़ी नहीं पकड़ाता। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने पहले भी जिक्र किया है आपको, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में आपने सुना भी होगा। बेसिकली बहुत अच्छे दोस्त थे, यू कैन से बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो आज सबसे बड़े दुश्मन बन गए। ट्रस्ट फैक्टर था, इमोशनल अटैचमेंट थी, उसमें कोई दूसरे मामलात नहीं आप कह सकते, बिकॉज इमोशनल अटैचमेंट दोनों की तरफ से थी। ठीक है, मतलब कि यू गाइस वर इमोशनल फॉर ईच अदर। यस यस डेफिनेटली। ठीक है, अब चीज़ें क्या हैं कि जब एक तरफ से देखें ना आपकी चीज़ें वो दूसरी होंगी, कोई इतना नहीं करता, डेफिनेटली इसका मतलब है कि असवद हम ये कह सकते हैं कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। डेफिनेटली हर तरह से, हर तरह से देखिए ना, इकोनॉमिकली, और अगर बात करें, मैं आपको बताता हूँ, एक इंसान को जो आप ट्रस्ट करते हो या फिर आप उसको समझते हो कि जो है ना चीज़ें जो हैं इस तरह से चलेंगी जिस तरह से आप सोच रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब वो इंसान के साथ अच्छा टाइम गुजरा हो और उस इंसान के माइंड में सिर्फ फ्रॉड हो, चीटिंग हो, तो जाहिर सी बात है फिर वो आपकी फैमिली पे कोर्ट्स में अटैक भी करवा रहा है। फिर वो फार्म हाउस वाला इंसिडेंट हुआ जिसने सारा उसने वेपन्स वगैरह लोगों को इन्वॉल्व किया, तो आई थिंक उसकी तो नेचर में ही ये चीज़ है, उसको नहीं पता कि इंसान की वैल्यू क्या है या फीलिंग्स क्या हैं या रिलेशनशिप्स क्या हैं। बेसिकली माजरत के साथ शी इज़ ओनली ऑब्सेस्ड विद मनी। जो लड़का उसको सपोर्ट करता था, जो इस केस का हिस्सा था, वो जो फार्म हाउस वाला लड़का था, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, पहले मैंने बहुत लिया है। केस की फ्रेश सूरत हाल ये है कि वो लड़का भी अब साइड पे हो गया जो उसको फाइनेंस कर रहा था केस के लिए, बिकॉज ही हैज़ बीन चीटेड एज वेल। अच्छा, उसको भी सिर्फ फाइनेंशियली यूज कर रही थी केस और लॉयर्स की हद तक। ठीक है, अब सारे मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि इतना सब कुछ कैसे हो गया। ऑब्वियसली जब इंसान ट्रस्ट करता है या एक इंसान के साथ अटैच रहता है तो जाहिर सी बात है ट्रस्ट में कनेक्ट होता है, धोखा तो हो सकता है। हाँ। लेकिन अब मुझे तो नहीं पता ना कि इसने बेट्रे करना था कल को। मेरी तो सिंसेरिटी यहाँ तक थी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था मुख्तलिफ शोज़ में कि जब चीज़ें अच्छी थी तो फिर चीज़ें उम्रे तक भी गई थी, लेकिन जब चीज़ें आपने उनको उम्रा करवाया था। जी जी, ठीक है, फाइनेंस किया था, सब जानते हैं, इकट्ठे गए थे, वो तो कार्य खैर की थी ना आपने, तो उसके तो आप पैसे नहीं लेंगे। नहीं डेफिनेटली वो तो अल्लाह की राह में हो गया ना। मैं ये चीज़ कोट कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ जस्ट सेइंग कि एक इंसान आपके साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है जब आपने उसको अल्लाह पाक का घर दिखाया। अच्छा, मुझे असवद एक और बात बताएं कि अगर एक चीज़ आपने गिफ्ट की है, लाइक गाड़ी की है, परफ्यूम्स किए हैं, ट्रिप्स की है, व्हाट्सोएवर, तो उसकी आप कैसे वापसी डिमांड कर सकते हैं? बिकॉज दो फरीकैन ने आपस में टाइम गुजारा है, आपस में उनका इमोशनल कनेक्ट है, आपस में एक उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई चीज़ दी गई है तो वापस लेना टू बी कोर्ट के जरिए, इज इट राइट? देखिए, इट्स डेफिनेटली राइट, बिकॉज जब एक चीज़ गिफ्ट की जाती है ना तो उस चीज़ की वापसी नहीं होती। आपने गिफ्ट नहीं की जो गाड़ी है और 2.5 मिलियन मैं बताऊंगा आपको, उसने जियो के प्रोजेक्ट का कह के अमानतन लिए थे, ना प्रोजेक्ट आया ना पैसे आए, तो दैट इज चीटिंग। अच्छा, 406 का केस है ना, अमानत में खयानत, ट्रस्ट ब्रेक करना। हाँ, गाड़ी फ्रॉड का केस है, फ्रॉड का केस है, इंट्रस्टमेंट फैक्टर है कि मुझे कुछ दिन चलाने के लिए दे दो, आई कैन नॉट अफोर्ड अ कार, when my project gets winded up I'm going to return it to you। अच्छा, and she never gave it back। आपके नाम पे वो गाड़ी है? जी डेफिनेटली, ऑब्वियसली, तो आपके नाम हर चीज़ अदालत में प्रूव है। आपके नाम पे जो गाड़ी है, आपके नाम पे चीजें, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपको विद इन 2-3 डेज मिल जानी चाहिए। आप तो उस पे एफआईआर कटवा सकते हैं। हर चीज़ मैंने की हुई है थ्रू एक्साइज ऑफिस ब्लॉकेज की हुई है। आपने ये गाड़ी जो है वो नाजिश के नाम नहीं की? नहीं। अब इसमें मामला ये है, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, हमारा लॉ प्रोसीजर बहुत स्लो है। अगर एक चीज़ आपके नाम पे भी है या एक चीज़ के आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के प्रूफ भी अदालत में दे रहे हो, तो आपको पता है कि उनकी कोशिश होती है डेट्स लेना,
उनकी कोशिश होती है हियरिंग्स पे लड़ाई करना। स्टे भी उन्होंने लिया, वो भी डिसमिस हो गया, रिवीजन लगाई, डिसमिस हो गई। उन्होंने कई तरह के थ्रेटनिंग लिंक्स इन्वॉल्व किए, नई बात बनी। तो अब बात सारी की सारी ये है कि आपकी बात ठीक है कि जब टाइम गुजरा होता है, चीज़ें होती हैं, तो फिर इस तरह से क्या करना ठीक है। तो मेरा सवाल थोड़ा सा, मैं इसी सवाल को ट्विस्ट करता हूँ, ठीक है, कि क्या मेरी मदर पे अटैक करना ठीक है? क्या उसके लॉयर्स का मेरी मदर को धक्का देना ठीक है? अच्छा, ये चीजें आज हम सुन रहे हैं। क्या उसका, नहीं उर्दू पॉइंट पे आप देख सकती हैं, वीडियो मौजूद है। क्या उसका मेरी फैमिली को अब्यूज करना ठीक है? क्या अगर उस रात को फार्म हाउस पे गोली चल जाती तो फिर वो करोड़ की वैल्यू क्या है? फिर तो मैं जान से ही गया। अच्छा असवद, इतनी फैमिली टर्म्स, मदर का एक दूसरे से मिलना, क्योंकि आपने मुझे पहले ही बताया था, वी डिड अ पॉडकास्ट कपल ऑफ इयर्स बैक, तो उसमें आपने बताया था कि आपकी बहुत फैमिली म्यूचुअल टर्म्स हो गए थे, एंड इट वाज अबाउट टू यू नो यू गाइज थिंकिंग कि तुम आप लोग अपनी लाइफ शुरू कर सकें या व्हाटसोएवर, इमोशनल कनेक्ट तो था ही जो भी इसमें जो भी है। लेकिन बुनियादी वजह जो क्रक्स ऑफ द सिचुएशन है कि लड़ाई हुई क्यों, वो वजह क्या थी, वो मुझे बताएं। देखें, ये वजह तो ऑब्वियस है ना कि शी चीटेड ऑन यू। नो, चीटिंग इज विद इन हर नेचर। बात ये है कि लड़ाई की वजह क्या बनी, ये सवाल जो है इनवैलिड है इस वजह से बिकॉज उसने सोचा हुआ अपने माइंड में चीट करना है कि मैंने इमोशनल मैनिपुलेशन करनी है, मैंने यंग एक्टर्स ऑन्टरप्रेन्योर्स ट्रैप करने हैं, मैंने इनको असॉल्ट करना है, मेरे हाथ लंबे हैं, ये कल को मेरा कुछ नहीं कर सकेंगे, आई हैव टू गेन दिस एंड दिस एंड दिस एंड देन जस्ट कट देम ऑफ विदाउट एनी रीजन। तो वो फिर वो लड़ाई कहाँ से हुई, ये तो एक सिंसियर बंदा सोचेगा मेरे जैसा, जिसकी नेचर में ही चीटिंग है। कि आपकी सिंसियरिटी जो है वो हुई है। आई गॉट टू नो, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन। किसी की भी होती है, इट्स नॉट ओनली, देखिए ना, इट्स नॉट अ ईगो प्रॉब्लम, इट्स समथिंग मोर देन मनी, इट्स समथिंग अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, कि एक इंसान आपको फैमिली के साथ ट्रस्ट भी ब्रेक कर रहा है और उसको फिर आप उसको फैमिली से मिलवा रहे हो, यू डूइंग एवरीथिंग फॉर हर, जिस तरह कि आपने जिक्र किया कि इतना कुछ करके तो क्या वो रिटर्न डिमांड करना सही है? तो फिर आगे से भी तो जो कुछ हुआ है वो भी तो देखें ना आप। तो ये सब चीज़। असवद, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, कब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कब आप ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि यू नो पार्ट ऑफ इट। यस डेफिनेटली, मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, उनका ऑन एयर अभी जिक्र नहीं किया जा सकता बिकॉज देयर इन द पाइपलाइन, शूटिंग हमारी जारी है, उनके ट्रेलर्स वगैरह आएंगे तो आप लोग ऑन स्क्रीन देखेंगे। बेसिकली मेरा आजकल ज़्यादा फोकस है अपनी फैमिली बिजनेस के ऊपर। मैं हाफ ऑफ द ईयर लंदन होता हूँ, हाफ ऑफ द ईयर लाहौर होता हूँ, तो आई एम फोकसिंग मोर इनटू दैट, गिविंग माय फैमिली एंड माय ऑफिस प्रीटी मच टाइम। फिर जो टाइम उसमें से पार्ट टाइम बचता है वो मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ शोबिज़ में। तो अब चीज़ें ये है कि क्योंकि अदालती निज़ाम जो हैं वो मेंटली बहुत ड्रेनिंग होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर शोबिस का काम भी इंसान का डिस्टर्ब हो जाता है, कभी इंसान टाइम नहीं दे पाता, रेगुलरली रूटीन को नहीं फॉलो कर पाता। आप इंडस्ट्री में हैं तो इंडस्ट्री में ये जो आपका केस भी सामने आया, इससे कोई प्रोड्यूसर्स आपसे पीछे हुए हों, कोई प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से निकले हों, या आपकी फिटर्निटी, ड्रामा फिटर्निटी के अंदर कोई बातें चल रही हों, तो उसके बारे में प्लीज जिक्र कीजिए। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ बिकॉज आई एम ऑन राइट एंड शी इज़ ऑन रॉन्ग, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैव अ सॉर्ट ऑफ सिंपैथी विद मी, कि वो कहते हैं कि इसने आपको बेसिकली अपना शोबिज़ में नामवर होने का रॉन्ग एडवांटेज लिया और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया। अब मैंने ये भी सुना है कि वो आपको लेकर आई थी शोबिज़ में। नहीं, मेरी जो टेलीफिल्म थी आतिश, जिसमें मैं लीड हीरो था, ये लीड हीरोइन थी। अच्छा। वो LTN पे रिलीज हुई थी, वो मेरी मदर ने प्रोड्यूस की थी। शी इन्वेस्टेड ऑल द मनी इनटू इट, सो हाउ कैन शी ब्रिंग मी इनटू द इंडस्ट्री? व्हाट शी डिड वाज कि मैं एक सीनियर आर्टिस्ट हूँ, मेरा बहुत 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आप अभी फर्स्टली लॉन्च हुए हो, तो क्यों ना मैं, क्योंकि जियो में ऑलरेडी आ रही हूँ, तो मैं बात करूँ उनसे एंड आई कैन गेट यू एफिलिएटेड विद देम ऑन अ लीड प्रोजेक्ट, सो यू इन्वेस्ट इनटू दैट। तो वो इन्वेस्टमेंट भी ले ली और वो प्रोजेक्ट भी नहीं आया, तो अब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो उसको कहते हैं कि क्योंकि आपने इतना बड़ा फ्रॉड किया है और आपने इतना बड़ा जो है चैनल्स के नेम को मिसयूज़ किया है, तो उसके लिए इशू आ रहा है, उसको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, ड्रामा इंडस्ट्री में उसको काम नहीं मिल रहा, जिसका मैं रीज़न नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी आपने ये कर दिया, मैंने नहीं किया, ये तो मकफ़ाते अमल है, सिंपल सा, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कि अगर आपने एक बंदे को अपने ही प्रोडक्शन हाउस का नाम लेके चीट किया है, तो क्या वो प्रोडक्शन हाउस को जब पता चलेगा क्या वो आपको काम देगा? नो। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे बताएं कि जो जमानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी होने के बाद आप क्या समझते हैं, क्या राय है, क्या ये बेलेबल होगा और अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई वो? मैं बताता हूँ, एक्चुअली होता क्या है कि कुछ ना हमारी ऑडियंस को ना कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं है लीगली, वो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अब असल में वारंट गिरफ्तारी होते क्या हैं? नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी का मतलब है बेल इज़ कैंसल्ड बट
क्या होता है प्राइवेट कंप्लेंट में, इस्तखासे में क्या होता है कि ये वारंट गिरफ्तारी होते हैं अदालत में पेश होने के लिए, ये प्रेजेंट किए जाते हैं। अगर वो खुद आ जाए तो भी ठीक है, अगर वो थ्रू अरेस्ट हो जाए, थ्रू पुलिस पर्सन अरेस्ट होकर पेश करवा दी जाए फिर भी ठीक है। वो आके अपना जिसको बेल बॉन्ड या मुचलका कहते हैं ऑन अ श्योरिटी बॉन्ड वो सबमिट करेगी एंड देन केस प्रोसीड होगा। अरेस्ट क्यों नहीं हुई का आंसर ये है कि जब केस का फैसला हो जाएगा तो फिर जब कोर्ट कन्विक्ट करेगा तो फिर ऑब्वियसली फिर जेल जाएगी और सारे मामलात होंगे, क्योंकि केस के तो दो ही रास्ते हैं ना, या आप एमिकेबल सेटलमेंट कर लो और चीज़ों को वाइंड अप कर दो, या तो आप थ्रू कोर्ट कन्विक्ट हो जाओ। आपने इतनी मालियत बताई है या गिफ्टिंग सी व्हाटएवर जो भी आपने दिया कुछ चीजें इस्तेमाल करने के लिए, ये बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है? नॉन बेलेबल ऑफेंस है और वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स ऑफ पाकिस्तान में शामिल होता है 406, जिसको कहते हैं अमानत में ख़यानत, चीटिंग, फ्रॉड। बेसिकली केस 420 का था इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे हमने एविडेंसेस, गवाह, सबूत ईच एंड एवरीथिंग सबमिट किया तो 406 में कन्वर्ट हो गया। साथ में इसके अंदर 506B की भी दिफा लगी हुई है, विच इज़ थ्रेटनिंग विद वेपन्स। अब इसमें जब फैसला कन्विक्शन का आ जाता है अदालत से तो देयर इज़ 7 years ऑफ जेल एंड देयर इज़ नो अपील ऑन इट। मींस के देयर इज़ मतलब बेल हो ही नहीं सकती ना, नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल, ठीक है। थैंक यू सो मच। असवद हारून हमारे साथ है, अदाकार भी हैं और आपने इनको देखा है कि अपने केस के सिलसिले में ये जो है ये बार बार मीडिया को दस्तखत दे रहे हैं और हम भी इनके केस को जो है इनके साथ साथ भी फॉलोअप कर रहे हैं। नाज़िर जहांगीर जो एक मौमा बना हुआ है वो क्यों नहीं अभी तक सामने आती और क्यों नहीं बताती कि जो भी उनके ऊपर या तो उन्होंने उनकी गिफ्टिंग्स थी या उन्होंने जो चीज़ें ली हुई थी या तो उनको वापस कर दें या फिर वो कोर्ट के ज़रिए जो हैं ये चीज़ें जो हैं उसका फैसला करवाएं। और इसके साथ साथ ये भी एक चीज़ है कि वो हमारे शो में भी आके इस चीज़ का हम लोग जो है ना वो भी ऑटोमेटिकली हम उनका जो है ये चीज़ जो है रूल आउट करा सकते हैं, उनका नैरेटिव जो है हम बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो सोशल मीडिया पे नहीं आई। ये 2 साल से जो मामला है ये मुख्तलिफ मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, मगर अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आए कि क्या ये जो मामला था ये वो उनसे इत्तफाक करती हैं या इसको बिल्कुल निगेट करती हैं। तो उनका वर्जन यहाँ बहुत ज़रूरी है एंड वी कैन हेल्प देम, दे कैन कम टू आवर मॉर्निंग शो एज वेल। तो इट्स एन ऑफर फॉर देम। हम लोग आपको ये बताते चलें कि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो टाइम था हमने केस में इतने इन्वॉल्व थे पता ही नहीं लगा। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।